एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नेचर पोम जिसे लिखा है क्रिस्टिना रोसिटी ने, और इस पोएट्री का शीर्षक है, हेडिंग है स्प्रिंग क्वाइट। बच्चों, स्प्रिंग का क्या मीनिंग होता है पता है आपको? जी हाँ, स्प्रिंग एक सीजन का नाम है जिसे हम मानते हैं किंग ऑफ द सीजन, और क्वाइट मतलब शांत। तो स्प्रिंग कितना क्वाइट है इसके बारे में पोएट ने लिखा है। वस्तुतः यह स्प्रिंग के मौसम में कितनी इंजॉयमेंट का सीजन होता है इसके बारे में बताया है। तो आइए इस पोएट्री की आज लाइन बाय लाइन व्याख्या मैं आपके सामने करूंगा। शर्त यही है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, और मेरी ओर से यह गारंटी है आपको, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया तो पूरी की पूरी यह पोएट्री आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए मेरे साथ लाइन पर बने रहिए, पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए, ताकि जब मैं यहाँ से इसकी व्याख्या करूँ तो आपको यह पोम बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द पोम स्प्रिंग क्वाइट। Gone where but the winter, come where but the spring, I would go to a cowherd where the birds sing. This is the very first stanza of this poem. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पोएट? Gone where but the winter, सब कुछ चला गया विंटर को छोड़कर, मतलब विंटर चला गया। Come where but the spring, कौन आया? स्प्रिंग आया। आई वुड गो टू ए कवहर्ट। कवहर्ट का मीनिंग होता है एक झाड़ी जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो आप इसे एक छोटा मोटा बगीचा भी बोल सकते हैं। तो पोएट कहता है कि आई वुड गो टू कवहर्ट, मैं कहाँ जाया करती थी? कवहर्ट में। क्यों? वेयर द बर्ड सिंग्स। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने क्या बताया कि स्प्रिंग आ गया है, विंटर चला गया है, और मैं जाया करती थी इस समय, उस समय जबकि स्प्रिंग आता था। स्प्रिंग का समय ठीक विंटर के बाद आता है। तो विंटर चला गया, स्प्रिंग आ गया था, मैं कवहर्ट में जाया करती थी जहाँ पर कि बर्ड सिंग करते हैं, पक्षी जहाँ पर गाया करते थे। नेक्स्ट स्टेंजा। Where in the white thorn singeth a thrush, and a robin sings in a holly bush. यहाँ पर देखिए दो अलग अलग बर्ड का नाम पोएट ने हमें बताया है। थ्रश, यह भी स्पैरो की तरह एक छोटी सी चिड़िया होती है। दूसरी है रॉबिन। बच्चों, रॉबिन जो है यह बड़ा ही हॉली बर्ड है, बाइबल में भी इसका जिक्र हुआ है। तो यह बता रही है वेयर इन द वाइट थॉर्न। वाइट मतलब उजला, और थॉर्न मतलब कांटा, जहाँ पर कि उजले से उजले कांटे हुआ करते थे जिस झाड़ी में, मैं वहाँ पर जाया करती थी, और वहाँ पर थ्रश और रॉबिन सिंग करते थे। देखिए, इसी को बोलते हैं थ्रश, और यह जो छोटी सी चिड़िया है उसे हम रॉबिन बोलते हैं। फुल ऑफ फ्रेश सेंट आर्क द बर्डिंग बोज, आर्किंग हाई ओवर कूल ग्रीन हाउस। फुल ऑफ फ्रेश सेंट, जब आप फ्लावर के पास रहेंगे तो आपको तो सेंट मिलेगी। तो फ्लावर के पास है पोएट, और कह रहे हैं वहाँ पर क्या है? फुल ऑफ फ्रेश सेंट, एकदम ताजी ताजी खुशबू आ रही है। आर्क द बर्डिंग बोज। देखिए, यहाँ फोटो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आर्क क्या होता है? इस तरह के शेप को आर्क बोलते हैं ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में, तो यहाँ पर जो दो बो मतलब होता है डाली, दो डालियाँ मिलकर आर्क बना रही हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पर? तो पोएट ने क्या कहा कि स्प्रिंग में डालियाँ मिलकर क्या बनाती हैं? आर्क बनाती हैं, इस तरह का शेप बनाती हैं, एक कूल ग्रीन हाउस। और ऐसा वो हाउस के तरह का शेप बन जाता है, लगता है ग्रीन हाउस हो जहाँ काफ़ी ठंडक लगती है।
तो पोएट कहाँ है? नेचर के बीच में, और इसलिए कह रहे हैं फुल ऑफ फ्रेश सेंट। वहाँ क्या है? मैं फिर से इस स्टेंजा को रिपीट कर रहा हूँ, फुल ऑफ फ्रेश सेंट, ताजी ताजी खुशबू आती है। आर्क द बर्डिंग बोज, बोज मतलब डालियाँ, अर्क बनाती है डालियाँ, और वह क्या बन जाता है? एक अर्किंग हाई, एक कूल ग्रीन हाउस। वह जो बड़ा सा अर्क बनता है, एक ठंडा सा ग्रीन हाउस जैसा माहौल बनाता है। फुल ऑफ स्वीट सेंट्स and whispering air which seeth softly, we spare no snare. Full of sweet scents। फिर से वह लाइन को रिपीट कर रहे हैं पोम में पोएट। क्या है कि एकदम ताजी ताजी खुशबू से भरी, एंड विस्परिंग एयर, हाँ हवा कान में धीरे से, विस्पर मतलब क्या क्या होता है? धीरे से बोलना, धीरे से आकर बुदबुदाती है। विच सेड सॉफ्टली, जो क्या कहती है? वी स्पेयर नॉट स्नेयर। स्नेयर मतलब जाल में फंसाना। क्या बोलती है? मैं इतनी तो सुंदर हूँ, लेकिन मेरी सुंदरता तुमको जाल में नहीं फंसा रही है। यहाँ पर देखिए पर्सोनिफिकेशन का यूज किया पोएट ने, बात कर रही है यार ना, इसलिए पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा, here dwell in safely, here dwell alone with a clear stream and mossy stone। क्या कहा फर्स्ट इसके पहले वाले स्टेंजा में? कि मैं तुम्हें जाल में नहीं फंसा रही हूं, इसलिए here dwell in safety, यहाँ आराम से रहो। dwell मतलब रहना। फिर बोल रहे हैं here dwell alone, यहाँ आप अकेले भी रह सकते हो। देख रहे हैं दो लगातार लाइन का यूज स्टार्टिंग में पोएट ने एक ही वर्ड वेयर ड्वेल का यूज किया है। इस तरह का जो रिपीटेशन होता है पोम में, उसे कहते हैं एनाफोरा। तो पोएट ने यहाँ पर एनाफोरा का यूज किया। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आप अकेले रह सकते हो, सेफ्टली रह सकते हो, विथ क्लियर स्ट्रीम। यहाँ की जो धारा है बड़ी साफ सुथरी है। एंड मॉसी स्टोन, यहाँ के स्टोन में क्या लगा है? काई लगा हुआ है। Here the sun sings most steadily, here is heard no an echo of the far sea, though far off it be। Here the sun sings most steadily। क्या सुंदर लाइन लिखा है पोएट ने। क्या बोलते हैं यहाँ? सन जो शेड के माध्यम से आता है, इतनी बड़े बड़े पेड़ हैं, और उस पेड़ के पत्तियों पर छनकर जब सूरज आता है तो उसको क्या लिखा? सन शाइन्स मोस्ट सैडिली, एकदम सैड में सन यहाँ पर साइन करता है। हियर इज हियर्ड एन एको, यहाँ एको सुनाई पड़ता है। किस चीज का? ऑफ द फार सी, दूर में जो समुद्र है उसका एको सुनाई पड़ता है। हालांकि समुद्र दूर है, फिर भी वह हमें सुनाई पड़ रहा है। तो बच्चों इस पोम में हमने देखा कि पोएट्रेस क्रिस्टीना रोसिटी ने नेचर का बड़ा सुंदर सा इमेज हमारे सामने बनाया है। तो इमेज का भी यूज, इमेजिनेशन का यूज किया है पोएट ने, एनाफोरा का यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। ये कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस का इसमें यूज हुआ है, और मुझे पक्का विश्वास है कि पोम आपको समझ में आ ही गई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें। और हाँ, यदि आप अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नई व्याख्या, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।